एक्ट 1872 1872 का ये अधिनियम है। इतना पुराना अधिनियम हम लोग अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे इसकी वैलिडिटी कहां से मिलती है? तो आपको आर्टिकल 372 संविधान का अनुच्छेद 372 आपको यह शक्ति देता है कि इस वजह से हम इस एक्ट को अभी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जब तक कि सक्षम विधानमंडल के द्वारा उसका निरसन नहीं कर दिया जाता है तब तक उसी प्रकार लागू रहेगी जैसे पूर्व में थी। तो 1872 के अधिनियम को अभी भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टोटल इसमें देखा जाए तो कितने चैप्टर्स हैं? तो टोटल इसमें 11 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं और 266 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 266 धाराएं हैं, जिसमें से 2 चैप्टर को रिपील कर दिया गया, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 7 के लिए एक अलग से स्पेशल एक्ट लाया गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 का। और उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 11 जो है उसको रिपील करके आपका पार्टनरशिप एक्ट लाया गया 1930 का। तो कुल मिलाकर के इस समय कितने चैप्टर्स हैं? तो प्रेजेंट टाइम में आपके 9 चैप्टर्स इस समय हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो हम लोग जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका पढ़ना है वो 1 से लेकर के 75 तक, कहां तक? 1 से लेकर के 75 तक आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना होगा, वो 124 से लेकर के 238 तक में आपको पढ़ना है इसके बारे में। तो ये हो गया आपका कि एक्ट में कितने प्रावधान किए गए, क्या किए गए। अब आता है कि इसका इनेक्टमेंट कब हुआ? तो ये 25 अप्रैल 1872 को 25 अप्रैल 1872 को इसको इनेक्ट किया गया और इस इन्फोर्समेंट जो हुआ वो 1 सितंबर 1872 को। 1 सितंबर 1872 को इसके पहले आपका एक इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको भी इन्फोर्स कराया गया था। 2 अधिनियम जो है 1872 में 1 सितंबर को इन्फोर्स हुए थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये कौन सा लॉ है? सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है? तो ये सिविल नेचर का, कौन सा नेचर का है? सिविल नेचर का। सिविल नेचर में क्या होता है? सिविल नेचर में अगर किसी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन होता है तो उसकी रेमेडीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपनसेशन प्राप्त कराते हैं। क्या कराते हैं? कंपनसेशन प्राप्त कराते हैं उसके संबंध में। अब ये जो एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस पर कानून कौन सा बना सकता है? तो ये जो एक्ट है ये कॉन्क्रीट लिस्ट का भाग है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट बताई गई है, जिसमें तीसरी अनुसूची समवर्ती सूची होती है, जिसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह संसद के द्वारा भी होता है और राज्य विधानमंडल के द्वारा भी होता है। तो इस पर कानून कौन बना सकता है? संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकती है, क्योंकि यह समवर्ती सूची का भाग है। अब आते हैं कि इसका विस्तार कहां पर है। तो इसका विस्तार जब यह एक्ट बना हुआ था तो संपूर्ण भारत पर नहीं था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर लागू था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पर भी इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है तो संपूर्ण भारत पर यह लागू है। अब आता है इसका सेक्शन 2। जितने भी अधिनियम होते हैं उसमें धारा जो 2 होती है वो डिफिनीशन क्लाज होती है। तो सेक्शन 2 में डिफिनीशन के बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहले आपका सेक्शन 2A में प्रपोजल के बारे में बताया गया है कि प्रपोजल क्या होता है, प्रस्तावना किसे कहा जाता है, उसके बारे में सेक्शन 2A में बता दिया गया है कि जहां जहां पर भी प्रस्तावना आए, प्रपोजल आए तो उसका क्या मीनिंग होगा, तो उसको पहले से ही हम लोग जान लेते हैं, इसलिए ताकि बार बार उस चीजों को रिपीट ना करना पड़े। उसके बाद आता है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B में जो है आपका प्रॉमिस बताया गया है, वचन किसे कहते हैं, वचन के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 2C में वचनदाता और वचनग्रहीता के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2D आपका जो है वो प्रतिफल के बारे में बताता है और सेक्शन 2E आपका एग्रीमेंट के बारे में बताता है। उसके बाद आता है सेक्शन 2H,
जिसमें संविदा को परिभाषित किया गया है कि संविदा होती क्या है। तो सेक्शन 2H बताता है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। तो एग्रीमेंट क्या होता है? अब इसमें एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि एग्रीमेंट किसे कहा जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट किनसे मिलकर बना होता है? ऐसे वचन या ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। तो मीन्स दैट इसमें दो चीजें निकल करके आ रही हैं, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या निकल करके आ रहा है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए, सेट ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए, तो वह एग्रीमेंट होगा। अब प्रॉमिस किसे कहा जाएगा? तो जब प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण हो जाता है, जब प्रस्तावना का प्रतिग्रहण हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा। तो प्रॉमिस होने के बाद क्या हो जाएगा? जब सेट ऑफ प्रॉमिस हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट का रूप ले लेगा। अब एग्रीमेंट को इनफोर्सेबल बाय लॉ होना है। तो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? क्योंकि ऑल एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर इज एग्रीमेंट। क्योंकि सभी संविदाएं क्या होती है? करार होती है, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती है। तो वही करार संविदा का रूप लेगा जो धारा 10 में बताई गई शर्तों का क्या करता है? पालन करता है। धारा 10 में कुछ शर्तें बताई गई हैं जो संविदा का रूप ले लेगा। क्योंकि आए दिन जैसे हम किसी अपने मित्र को कहते हैं भोजन पे आमंत्रण देते हैं, तो वहां पर इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो संबंध होता है विधिक संबंध नहीं होता है। तो विधिक संबंध स्थापित करने का क्या होना चाहिए? आशय होना चाहिए। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा उसमें विधिक संबंध स्थापित करने का भी आशय होना चाहिए। अब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। इसमें पहला कंडीशन बताया गया है कि कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए, सक्षम पक्षकार होने चाहिए। अब पक्षकार सक्षम कब होंगे उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 11 में एंड सेक्शन 12 में बताया गया। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात सेक्शन 11 एंड 12 करता है कि कैपेसिटी किसके पास है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो 18 प्लस जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का आयु का व्यक्ति है वह एक विधिपूर्ण संविदा कर सकता है। लेकिन अगर कोई अवयस के साथ संविदा कर ली गई है, अगर किसी अवयस के साथ संविदा कर ली गई है जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ना तो वह कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा और ना ही वह कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, वह वाइड एबनिशियो होगा। क्या होगा? वाइड एबनिशियो। प्रारंभ से ही वह शून्य होगा। और इसके बारे में मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष एंड कंपनी के केस में जो है 1903 में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि यहां पर जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड एबनिशियो होगा। क्या होगा? वाइड एबनिशियो होगा। तो पहली एसेंशियल क्या होनी चाहिए कि उसको 18 वर्ष से ऊपर की आयु का या 18 वर्ष की आयु का होना आवश्यक होता है। दूसरी चीजें निकल करके आती हैं कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। अब कंसेंट फ्री कब होगा? किसी व्यक्ति का कंसेंट फ्री कब होगा? तो पहले हम लोग जान ले कंसेंट क्या होता है। इसकी डिफिनीशन जो दी गई है कंसेंट को जो बताया गया है वो सेक्शन 13 में बताया गया। किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 13 में बताया गया है कंसेंट के बारे में। जब दो व्यक्ति एक ही बात पर मतैक होते हैं, जब दो व्यक्ति एक ही बात पर मतैक होते हैं, मतलब कि दोनों का एक ही मतलब होता है। अगर मैं कह रहा हूं पंखा घूम रहा है तो वो भी कह रहा पंखा घूम रहा है, मतलब कि दोनों का सेम भाव है, तो क्या माना जाएगा? कंसेंट माना जाएगा। अब कंसेंट को क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो कंसेंट फ्री कब कहलाएगा? ये सेक्शन 14 बात करता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 14 बताता है कि कंसेंट फ्री कब होगा। अब कंसेंट फ्री कब होगा? जब सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21 एंड 22 के अंतर्गत ना आता, क्योंकि उसको नेगेटिव सेंस में बताया गया है सेक्शन 14 में। अब सेक्शन
15 क्या कहता है, सेक्शन 15 कहता है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोर्सन नहीं होना चाहिए, प्रपीड़न नहीं होना चाहिए। अब प्रपीड़न क्या होता है? प्रपीड़न का मतलब कि भारतीय दंड संहिता या बीएनएस में जिस चीज को प्रोहिबिट किया गया हुआ है और उसको डरा के धमका करके जो है उससे कोई एग्रीमेंट करा लिया जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, कोर्सन कहलाएगा। इसके बारे में सेक्शन 15 आपका बात करता है कि कोर्सन नहीं होना चाहिए। जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसमें जो कंसेंट होना चाहिए वह फ्री कंसेंट का होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 जो बात करता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, असम्यक असर की बात करता है। अब असम्यक असर क्या होता है? तो असम्यक असर एक तरीके से आपका एक दूसरे को अधिशासित करने की इच्छा रखता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को क्या कर सकता है, अधिशासित कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर और मरीज का जो संबंध या टीचर और विद्यार्थी का जो संबंध, तो एक दूसरे की इच्छा को क्या कर सकता है, अधिशासित कर सकता है। तो यहां पर जो व्यक्ति कंसेंट दे रहा होगा वह कंट्रोल में दे रहा होगा, तो यहां पर कंसेंट क्या हो जाएगा, फ्री नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, कंसेंट को फ्री होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो गया दिखाने के लिए और उसको कोई बीमारी थी। अब बीमारी होने पर डॉक्टर साहब ने उसको कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि वो इतनी बीमारी से ग्रसित नहीं था कि ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वह डॉक्टर साहब की बात को मान लेगा क्योंकि उसने उस पर विश्वास कर लिया, वैश्वासिक संबंध हो गया है। तो एक दूसरे की इच्छा को क्या कर रहा है डॉक्टर साहब, अधिशासित कर रहा है मरीज की इच्छा को। तो यहां पर जो कंसेंट होगा वह फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका कपट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 17 जो है वो फ्रॉड की बात करता है। किसकी बात करता है, फ्रॉड की बात करता है। 17 बताता है फ्रॉड क्या होता है। तो फ्रॉड किसे कहा जाता है, जो बात सत्य नहीं है, जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में इस प्रकार बताता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर लेता है, उसकी बात को मान करके एक एग्रीमेंट उससे कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, फ्रॉड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मौन रहता है तो केवल मौन रहना कपट नहीं होता है, लेकिन जहां पर मौन जो है अगर साइलेंट है और बोलने के समतुल्य है तो वहां पर आपको बोलना ही पड़ेगा, वहां पर मौन कपट माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल जो है मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे कंडीशंस में है, अब इसकी कंडीशन बहुत खराब है, मुझे यह पता है, और मैंने किसी व्यक्ति को जो है एग्रीमेंट कर लिया, उसके साथ संविदा मैंने कर ली और उसको बताया कि क्या नाम है ये बहुत अच्छा है, और उसको 3000 रुपए में मैंने बेच दिया, जबकि इसकी कीमत कोई 1000 रुपए भी नहीं देगा। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया, क्योंकि मैंने इसको इस प्रकार बताया कि वह सब सारी चीजें इसमें सही चल रही हैं। तो मैंने इनके साथ क्या किया, फ्रॉड किया है। तो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है मिसरिप्रेजेंटेशन, दुरुपदेशन, जो सेक्शन 18 में बताया गया है कि दुरुपदेशन क्या होता है। तो दुरुपदेशन भी एक तरीके से कपट का ही मिला जुला होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम होता है कि जो चीज वह कह रहा है क्या वह सही है या नहीं है, भ्रम में होता है, वो भी एक तरीके से कल्पना करता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है घोड़ा बेचने के लिए और उसके पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन जहां पर घोड़ा है उसमें से जिस घोड़े के बारे में बात कर रहा था उसको नहीं पता है कि घोड़ा जो है नहीं है, लेकिन उसने क्या कर लिया, बता दिया कि घोड़ा है, तो एग्रीमेंट उसने कर लिया। तो जो चीज सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में, जो चीजें इस भ्रम से कि वह सही है और उसने एग्रीमेंट कर लिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक को हर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 20, 21 एंड 22 में मिस्टेक को बताया गया है कि मिस्टेक क्या होता है। तो मिस्टेक क्या होता है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर है, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, मतलब दोनों पक्षकार भूल में है, तो वह संविदा क्या हो जाएगी, वह संविदा शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर एक पक्षकार मिस्टेक में है, भूल में है, वो भी मिस्टेक कैसा है, तथ्य की है,
तो अगर एक पक्षकार तथ्य की भूल में है, दूसरा नहीं है, तो इस कारण संविदा शून्यकरणी नहीं होगी। तो क्या होगी? वॉइड होगी या वैलिड होगी? तो यहां पर वैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर किसी लॉ का मिस्टेक किया जा रहा है, वो अगर इंडियन लॉ है, अगर इंडियन लॉ में मिस्टेक किया जा रहा है, तो उसका कोई रोल नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इंडिया में है, यह माना जाता है कि वो अपनी लॉ को जानता है, भले ही उसको नॉलेज ना हो। अगर विदेशी विधि के भूल के बारे में है, अगर विदेशी विधि के भूल के बारे में है, तो वो मिस्टेक माना जाएगा। तो इन चीजों में क्या है, यहां पर जो कंसेंट है वह फ्री कंसेंट नहीं है, अगर इस कंडीशंस में दिया गया है। अगर इन कंडीशन में कोई कंसेंट दे देता है, तो उस संविदा का इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? तो संविदा क्या होगी? शून्य होगी या शून्यकरणी होगी? तो संविदा शून्यकरणी होगी। क्या होगी? शून्यकरणी होगी, वाइडेबल होगी। अब शून्यकरणी संविदा क्या होती है? शून्यकरणी संविदा किसे कहा जाता है? तो शून्यकरणी संविदा वह होती है जो किसी एक पक्षकार के विकल्प पर वह संविदा को कोर्ट में जाकर के वॉइड डिक्लेयर करा सकता। तो जब तक पीड़ित पक्षकार जो है, एग्रीड पार्टी, जब तक कोर्ट नहीं जाएगा, तब तक वह वैलिड माना जाता है। तो इसमें यह खासियत होती है कि जब तक पीड़ित पक्षकार न्यायालय नहीं जाएगा उसको वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए, तब तक वो क्या होती है? वैलिड होती है। तो ये आपकी शून्यकरणी संविदा। शून्य संविदा क्या होती है? शून्य संविदा वह होती है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, तो वह क्या हो जाती है? शून्य संविदा हो जाती है। अब उसके बाद ये आता, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया एसेंशियल। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि सक्षम पक्षकार होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए। दूसरा एसेंशियल हम लोगों ने पढ़ा कि कंसेंट क्या होना चाहिए? कंसेंट फ्री होना चाहिए। अब थर्ड एसेंशियल इसका निकल करके आ रहा है कि जो कंसिडरेशन दिया गया है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अब कंसिडरेशन क्या होता है? क्योंकि बताया गया सेक्शन 25 में कि बिना प्रतिफल के किया गया करार क्या होता है? शून्य होता है। तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए। तो कंसिडरेशन की जो डिफिनीशन दी गई है सेक्शन 2D में दी गई। किसमें दी गई है? सेक्शन 2D में दी गई है। कंसिडरेशन को बताया गया है कि वचनदाता की वांछा पर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, करता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तो इस वचन के बदले में जो मूल्य दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। विभिन्न विद्वानों ने अपनी प्रतिफल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन ये जो परिभाषा आपको बताया मैंने, ये परिभाषा आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। ब्लैक स्टोन की कमेंट्रीज में जो बताया गया, प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं जिसमें संविदा का एक पक्षकार दूसरे को देता है। यह पैटर्न ने भी जो परिभाषा दी है, पैटरसन ने भी परिभाषा दी है कि संविदा जो प्रतिफल है वो विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य होता है जिसमें एक पक्षकार को लाभ हो सकता है, दूसरे पक्षकार को कोई अहित हो सकता है। तो ये आपकी प्रतिफल की डिफिनेशन विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है और आपके एक्ट में बताया गया है। तो वचनदाता की वांछा पर कोई कार्य किया गया होना चाहिए, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अगर वचनदाता की वांछा पर जो है वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य कर लिया है, तो वचनदाता के द्वारा कुछ मूल्य उसको देना होगा, तभी वह प्रतिफल माना जाएगा। और प्रतिफल का मूल्यवान होना आवश्यक होता है। प्रतिफल क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति को लगे कि जो प्रतिफल दिया जा रहा है वह सही है। प्रतिफल का अपर्याप्त होना कोई महत्व नहीं है। मतलब अगर प्रतिफल पर्याप्त नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन प्रतिफल क्या होना चाहिए? मूल्यवान होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। तो वचनदाता की वांछा पर इस पर केस है, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव प्रसाद का केस है, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का केस है, इस पर बताया गया है। तो ये कुल मिला जुला करके मैंने आपको प्रतिफल बता दिया कि प्रतिफल होता क्या है।
अब हम जब आगे लेक्चर में जब डिटेल में उसको करेंगे तो आपको आप आगे बताएंगे कि प्रतिफल के बारे में और से क्या क्या कंडीशंस है, प्रिविटी ऑफ कॉन्टेंट क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो प्रतिफल क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो जो प्रतिफल हम दे रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। कैसे लॉफुल होगा? मान लेते हैं कि किसी अफीम बेचने के लिए हम प्रतिफल दे रहे हैं, उसको 500 रुपए दे रहे हैं कि अफीम बेच के लाओगे हम आपको 500 रुपए देंगे, तो ये जो हम 500 रुपए दे रहे हैं ये लॉफुल नहीं, क्योंकि अफीम को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है बेचना, अगर लाइसेंस नहीं है उसके पास तो जो प्रतिफल होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट जो है उसका लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लॉफुल कैसे होगा? जब हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मकान है, अब उस मकान को हम इस प्रयोजन के लिए दे रहे हैं, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति चलती रहेगी, हम आपको 5,000 रुपए हर महीने देते रहेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये लॉफुल नहीं है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट जो बचता है कि उसको किसी विधि के द्वारा जो है, कोर्ट के द्वारा उसको वाइड डिक्लेयर्ड ना किया गया। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसको आपके एक्ट में जो है उसको वाइड डिक्लेयर किया गया है। सेक्शन 25 से लेकर के सेक्शन 30 तक में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स बताए गए हैं जिसको कोर्ट ने वाइड डिक्लेयर किया है, एक्ट में वाइड उसको बताया गया है। तो 25 बताता है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं जहां पर वह वाइड नहीं होता है। तो 3 अपवाद बताए गए हैं जहां पर वाइड नहीं होगा। पहला जो बताया गया है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अगर वह नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है और उसको लिखित रूप से रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया, हस्ताक्षरित कर लिया गया है, तो वहां अगर प्रतिफल नहीं भी है तो भी उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। दूसरी बात आता है कि भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवाएं, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, अगर पहले से ही आपने कोई सेवा दे दी है और उसके बदले में किसी व्यक्ति ने वचन दिया है तो उस वचन को आप इन्फोर्स करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरी थैली गिर गई, मेरी जो है थैली गिर गई और किसी व्यक्ति ने उसको प्राप्त कर ली, और जब वो मुझे लेकर के आके दिया तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। अब इसने पहले काम कर लिया है, उसके बाद मैंने इसको वचन दिया है, तो इसको भी इन्फोर्स कराया जा सकता है। अगर मैं 500 रुपए नहीं देता हूं तो वो वाद ला सकता है, भले इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। उसके बाद आता है टाइम बार डेब्ट, काल बाधित ऋण। ये 3 एक्सेप्शन है जहां पर प्रतिफल नहीं भी होगा फिर भी इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो अगर कोई लिमिटेशन पीरियड के द्वारा, जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड बताया गया है कि 3 साल के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के लिए आप केस कर सकते हैं, तो लिमिटेशन पीरियड का बाढ़ हो गया, टाइम बाढ़ हो गया, फिर भी किसी व्यक्ति ने कह दिया, वचन दे दिया कि ठीक है हम तुमको जो है कुछ पैसे दे देंगे, तो जब उसने कुछ पैसे देने के लिए लिखित और हस्ताक्षरित कर लिए हैं तो बिना कंसिडरेशन के भी उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो ये आपका 25 था जिसमें बताया गया है कि अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वह क्या एग्रीमेंट होगा? वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा। उसके बाद आता है 26, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह में कोई अवरोध उत्पन्न करता है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो आपको विवाह करने में अवरोधित करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर माइनर है वह व्यक्ति तो ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 27 आपका जो आता है वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और बिजनेस के बारे में बात करता है कि आपका जो व्यापार में कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो वहां पर जो एग्रीमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है विधिक कार्यवाहियों में अवरोध उत्पन्न करना। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वह वाइड हो जाएगा।
क्योंकि वो आपके लीगल प्रोसीडिंग में क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उसके भी कुछ अपवाद बताए गए हैं, वहां पर वह वैलिड माना जाता है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक एग्रीमेंट कर ले कि हम इसका सेटलमेंट जो है किसी आर्बिट्रेशन को नियुक्त करके, मध्यस्थम के द्वारा इसको नियुक्त करके हम अपना सेटलमेंट करा लेंगे, तो ऐसा वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का राइट है कोर्ट में जाने का, और उस राइट का क्या कर रहे हैं आप, वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता जो उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा। उसके बाद आता है अनिश्चित अर्थ रखने वाले सेक्शन 29। सेक्शन 29 जो है अनिश्चित अर्थ रखने वाले, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी सर्टेनिटी ही नहीं है, जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह वाइड हो जाएगा। जैसे किसी व्यापारी के पास बहुत सारे तेल के व्यापारी है वो, और बहुत सारे तेल उसके पास हैं, तो अगर वह किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट कर रहा है तो उसको क्लियर नहीं कर रहा है कि हाँ किस तेल के बारे में बात कर रहे हैं, बैल कोल्हू के बारे में बात कर रहे हैं कि डालडा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब वो उस तेल को स्पेसिफाई कर देगा तब तो वैलिड होगा। लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहा है ये नहीं बताता, तो वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 30 आता है, वैगिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, वाजी करार, जिसमें एक तरीके से एक दूसरे व्यक्ति की बराबर बराबर की हारने और जीतने की क्या होती है, संभावनाएं होती है, और उस पे उसका कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं होता है। जब नियंत्रण हो जाएगा तो फिर वैगिंग कॉन्ट्रैक्ट व वैगिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे सट्टाबाजी लगाना, आप सट्टा लगाते हैं तो सट्टा एक तरीके से वैगिंग एग्रीमेंट है, उसको इन्फोर्स आप नहीं करा सकते क्योंकि वह पहले से ही वाइड उसको बनाया गया। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर सरकार की लॉटरी है, अगर सरकार ने कोई लॉटरी निकाली है तो उसके जो एग्रीमेंट होंगे वो वैलिड होंगे। उसके बाद हॉर्स रेसिंग, घुड़दौड़ की संविदा, अगर घुड़दौड़ में आप पैसा लगाते हैं तो अभी वैलिड माना जाएगा। इसके दो एक्सेप्शन। तो ये जब एग्रीमेंट क्या होगा, जब ये सारे कंडीशंस फुलफिल करेंगे, जो सेक्शन 10 में बताए गए हैं, 5 कंडीशंस बताए गए हैं, वो सारे फुलफिल करेंगे तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। तो एक प्रकार से विधिपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।